गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, जो लास्ट वीडियो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 11 में अपन पढ़ रहे थे पॉपुलेशन इंटरेक्शंस और पारस्परिक क्रियाओं में परभक्षण तथा स्पर्धा। दो पारस्परिक क्रियाओं की बात अपन कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों परजीविता या पैरासिटिज्म। परजीविता या पैरासिटिज्म। इस प्रकार की पारस्परिक क्रिया में एक जाति को फायदा होता है, एक जाति को नुकसान होता है। जिसको फायदा होता है उसको कहा जाता है बच्चों परजीवी या पैरासाइट, और जिसको बच्चों नुकसान होता है उसको कहा जाता है परपोषी या होस्ट। तो इस प्रकार की पारस्परिक क्रिया में दोनों जातियों को क्या होगा, फायदा नुकसान, वो अपन ने देख लिया। जिसको फायदा होगा उसको कहेंगे परजीवी, जिसको नुकसान होगा उसको कहेंगे परपोषी। अब अपन परजीविता को विस्तार से पढ़ते हैं। देखो बच्चों, जो जीवन की परजीवी प्रणाली है, जो जीवन की परजीवी प्रणाली है कि साहब कोई जीव परजीवी रूप में रहता है, उस परजीवी प्रणाली में रहने व खाने की ऐसे मान लो मुफ्त व्यवस्था होती है। रहना खाना क्या होता है, फ्री होता है। और बच्चों, जो भी चीज फ्री मिलती है हर व्यक्ति उस फ्री चीज को पाने का प्रयास करता है। तो अपने को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि साहब कोई छोटे मोटे जीव या सूक्ष्म जीव वो ही परजीवी होते हैं। जो ये जीवन की परजीवी व्यवस्था है, ये पादपों से लेकर उच्च कशेरुकियों तक विकसित हो चुकी है। तो हमको बिल्कुल भी ये नहीं समझना चाहिए कि साहब परजीवी प्रणाली केवल लोअर ऑर्गेनिज्म में ही पाई जाती है। प्लांट से लेकर हायर वर्टिब्रेट्स तक परजीविता का गुण पाया जाता है। अब ध्यान देंगे, अनेक परजीवी परपोषी विशिष्ट के रूप में विकसित हो गए। बहुत सारे परजीवियों ने अपने आप को क्या बना लिया, परपोषी विशिष्ट बना लिया, होस्ट स्पेसिफिक बना लिया। अर्थात एक निश्चित परपोषी पर अपना जीवन चक्र पूर्ण करते, विशिष्ट हो गए। साहब एक पर्टिकुलर परजीवी का काम एक पर्टिकुलर परपोषी से चलता है। अर्थात परजीवी व परपोषी हो रहे हैं को इवोल्व्ड, सह विकसित, साथ साथ विकसित हो रहे हैं। अब माना कोई परपोषी परजीवी के प्रभाव को कम या नष्ट करने के लिए गुण विकसित करता है, तो परजीवी को भी बने रहने के लिए उनके खिलाफ नए गुण या लक्षण विकसित करने होंगे।
तभी बच्चों वो परजीवी उस विशिष्ट परपोषी पर सरवाइव कर सकता है। क्लियर? ये तो देखो एक कॉमन सी बातें हो गई परजीविता को लेकर। अब ध्यान से समझेंगे, परजीवियों में अनेक अनुकूलन पाए जाते हैं जिनकी सहायता से वो परपोषियों पर सरवाइव कर पाते हैं। जैसे कुछ अनुकूलनों पर अपन ध्यान देते हैं। नंबर 1, अनावश्यक संवेदी अंगों की अनुपस्थिति। जो अननेसेसरी सेंसरी ऑर्गन होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। नंबर 2, पाचन तंत्र का लोप या अनुपस्थिति। परपोषी के शरीर से चिपकने के लिए चूषकांग व अन्य अंगों की उपस्थिति। क्लियर? इसके अलावा उच्च जनन क्षमता, प्रतिरोधी बीजाणुओं की प्रेजेंस, ये सब बच्चों परजीवियों के अनुकूलन हैं जिनके कारण वो परपोषियों पर आसानी से अपना जीवन यापन कर पाते हैं। ठीक है? इसके साथ साथ देखो बच्चों, कई परजीवी अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए 1 या 2 मध्यस्थ परपोषियों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है? 1 या 2 मध्यस्थ परपोषियों पर निर्भर रहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, मानव यकृत कृमि परजीवी क्या है? ह्यूमन लीवर फ्लूक यकृत कृमि। अब परपोषी जो है वो परपोषी कौन है? मनुष्य। लेकिन ये अपना जीवन चक्र इस पर पूर्ण करे, इसके लिए घोंगा और मछली, ये 2 बच्चों क्या होते हैं? मध्यस्थ परपोषी होते हैं। ठीक है? ऐसे और एग्जाम्पल अपन देखें, प्लाज्मोडियम परजीवी, मादा एनोफिलीज मच्छर व मानव में अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। तो बात क्या थी कि साहब जो परजीवी होते हैं उनको अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए 1 या 1 से अधिक मध्यस्थ परपोषियों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। ये हो जाएंगे बच्चों उसके उदाहरण। तो इंट्रोडक्शन, फायदा नुकसान किसको होगा? परजीवी व्यवस्था हायर प्लांट से लेकर हायर वर्टिब्रेट्स तक भी पाई जाती है। ठीक है? परजीवी परपोषी विशिष्ट बन गए, सहविकास करते हैं, और ये है परजीवियों में मिलने वाले अनुकूलन। अब परजीविता के प्रकार कौन कौन से हैं, या परजीविता कौन कौन से प्रकार की होती है, उन पर अपन ध्यान देते हैं। देखो बच्चों, जो परजीवी होते हैं ये परजीवी परपोषी को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या क्या नुकसान पहुंचाते हैं? परपोषी की उत्तरजीविता को घटा देते हैं, वृद्धि जनन को कम कर देते हैं, उसके समष्टि के घनत्व को घटाते हैं, और साथ साथ बच्चों परजीवी परपोषी को बीमार बना देते हैं। परजीवी
परपोषी को बीमार बना देते हैं, जिसकी वजह से परभक्षियों के लिए असुरक्षित बन जाते हैं वो परपोषी। भाई कोई बीमार अगर परपोषी होगा तो उस बीमार परपोषी का परभक्षी आसानी से भक्षण कर सकते हैं। तो उत्तरजीविता को कम कर देते हैं, जनन वृद्धि को कम कर देते हैं, समिष्टि घनत्व को घटाते हैं और परपोषियों को बीमार बनाकर परभक्षियों से शिकार में भी वो फायदा पहुंचा देते हैं। अब देखो बच्चों, परजीविता के प्रकार नंबर 1, या परजीवियों के प्रकार मान लो, बाह्य परजीविता या बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी जो होते हैं वो परपोषी की बाहरी शारीरिक सतह पर जीवन यापन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो मनुष्य में जूं, मानव के शरीर पर, कुत्तों, गाय आदि पर चिंचड़ियाँ हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल अगर अपन देखें, बाढ़ पादपों पर अमरबेल, कसकुटा। और एग्जाम्पल अपन देखें, समुद्री मीन पर कोपीपोड्स, समुद्री मीन पर कोपीपोड्स। ये सब बच्चों किसके उदाहरण हो जाएंगे? बाह्य परजीवियों के उदाहरण हो जाएंगे। नंबर 2, एंडोपैरासाइट, अंतः परजीवी। ये परपोषी के शरीर के भीतर विभिन्न भागों जैसे यकृत, वृक्क, आरबीसी, फुफ्फुस आदि में रहकर जीवन चक्र पूर्ण करते हैं। ठीक है, इनका जो जीवन चक्र होता है वो जीवन चक्र बच्चों अत्यंत क्या होता है? जटिल होता है। एग्जाम्पल अभी अभी जो मैंने आपको बताए थे, क्या? मानव यकृत कृमि अंतः परजीवी का उदाहरण है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, ये भी अंतः परजीवी का उदाहरण। मच्छर को बच्चों परजीवी नहीं कहेंगे। ये एक अलग बात है कि अपने जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए वो मानव रक्त का सहारा लेता है, उसको अपन परजीवी की श्रेणी में नहीं रखेंगे। परजीवी जो है वो परजीवी कौन है बच्चों? यहाँ पर प्लाज्मोडियम। एक और महत्वपूर्ण चीज आप देखो, ब्रूड पैरासिटिज्म, या अध्यासन परजीविता, और ये पाई जाती है बच्चों पक्षियों में। जो पक्षी होते हैं कई, वो अपने अंडे दूसरों के घोंसले में रखते हैं, और इसका स्टैंडर्ड जो एग्जाम्पल है वो है बच्चों कोयल व कौवा पक्षी के केस में। देखो मैं आपको उदाहरण बताता हूं। जो कोयल बर्ड है, वो कोयल बर्ड जो होती है वो अपने अंडे कौवे के घोंसले में रखती है। एक प्रकार से कोयल को अपन परजीवी पक्षी मान लेंगे, और उस कोयल के अंडों को सेने का कार्य, इनक्यूबेट करने का काम जो है वो मादा कौवे के द्वारा किया जाता है। आगे बात समझ में? तो विकास के दौरान कोयल ने क्या किया? अपने अंडों का आकार, उनकी बनावट, उनका रंग कौवे के अंडों के जैसा बना लिया। तो कौवे के घोंसले के अंदर वो अपने अंडे रख देती है और कौवे को पता चलता ही नहीं है। तो वो कौवे अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सहने का कार्य कर देते। अब अगर विकास की प्रक्रिया के दौरान मान लो
कौवे के अंडों में कोई बदलाव जैसे हो गया तो उसके अनुरूप कोयल को भी बदलाव करना पड़ेगा, अदरवाइज वो कौवे के द्वारा उसके अंडों को पहचान लिया जाएगा। तो ये बच्चों अंड परजीविता हो जाएगी। वहां पर परजीवी पक्षी जो है उसको कहा गया है जो अपने अंडे दूसरे पक्षी के घोंसले के अंदर रखता है या उसके अंडों को सहने का कार्य दूसरा पक्षी के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से तीसरी जो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है, अंतरजातीय पारस्परिक क्रिया है परजीविता, वो बच्चों कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट जो पारस्परिक क्रिया है वो अपन पढ़ेंगे सहभोजिता या कॉमनसेलिज्म। देखो बच्चों, अगली पारस्परिक क्रिया है नंबर 4, सहभोजिता या कॉमनसेलिज्म। देखो सहभोजिता में क्या होता है, एक जाति को फायदा होता है, दूसरी जाति को ना नुकसान ना फायदा। जिसको फायदा होता है उसको कहा जाता है कॉमनसल या सहभोजक, कॉमनसल या सहभोजक। और जो उदासीन है, जिसको ना फायदा या नुकसान, उसको कहा जाता है होस्ट या परपोषी। क्लियर? तो सहभोजिता प्रकार की पारस्परिक क्रिया में एक को तो फायदा हो रहा है जिसको तो कहा जाएगा सहभोजक, और दूसरा बच्चों उदासीन रहेगा, ना हानि ना लाभ, उसको कहा जाएगा परपोषी। क्लियर? एग्जाम्पल्स पर अपन बात करते हैं। एग्जाम्पल बच्चों अगर अपन देखते हैं सहभोजिता के, नंबर 1, आम की शाखा पर उगने वाला ऑर्किड। आम की शाखा पर उगने वाला ऑर्किड। अब बच्चों यहां पर ऑर्किड क्या है, सहभोजक है। इस ऑर्किड को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्लियर? भाई अधिपादप हो गए एक प्रकार से। तो जैसे दूसरे पादप पर ऐसे मान लो इसको रहने की जगह मिल गई है, उस पादप से ये थोड़ी बहुत मात्रा में जल खनिज वगैरह वो सब चीजें भी प्राप्त कर लेगा। तो बच्चों ऑर्किड के पादप को फायदा हो रहा है, लेकिन ऑर्किड के रहने की वजह से आम को कोई फायदा हो रहा हो ऐसा नहीं देखने को मिलता, कोई नुकसान हो रहा हो ऐसा नहीं देखने को मिलता। इसलिए बच्चों इस उदाहरण को किस में रखा गया है, सहभोजिता। नेक्स्ट दूसरा उदाहरण देखो, व्हेल की पीठ पर बारनेकल। व्हेल की पीठ पर जो बारनेकल रहते हैं वहां पर भी कौन सा पारस्परिक क्रिया है, सहभोजिता। नेक्स्ट तीसरा उदाहरण देखो, चारण पशु व बगुले का साहचर्य। चारण पशु व बगुले का साहचर्य। आपने कई बार नोटिस किया होगा बच्चों, जो चरने वाले जानवर होते हैं जब वो चलते हैं, चरने वाले जानवर जब चलते हैं तो चलने की वजह से बच्चों घास फूस जो होती है, वनस्पति जो होती है वो हिलती डुलती है। आ रही बात समझ में? अब पीछे पीछे मान लो चल रहा है बगुला, तो वनस्पति के हिलने डुलने से ऐसे मान लो कीट बाहर आ जाते, तो उन कीटों को बगुला आसानी से नहीं पकड़ पा रहा था, नहीं पहचान पा रहा था, नहीं दिख रहे थे। और जब वो वनस्पति हिलती है तो वो कीट बाहर आ जाते हैं और उनको पीछे पीछे चलने वाला बगुला आराम से उनका खाकर भक्षण कर लेता है। तो बच्चों बगुले को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, लेकिन वो आगे आगे जो चारण पशु चल रहा है उसको कोई फायदा हो रहा हो ऐसा नहीं देखने को मिला, कोई नुकसान हो रहा हो ऐसा नहीं देखने को मिला। और उदाहरण देख, समुद्री एनीमोन व क्लाउन मछली। समुद्री एनीमोन व क्लाउन मछली। अब बच्चों ये जो समुद्री एनीमोन होता है, इस समुद्री एनीमोन में पाए जाते हैं दंशक स्पर्शक।
क्या पाए जाते हैं? दंशक स्पर्शक पाए जाते हैं। तो समुद्री एनीमोन के जैसे दंशक स्पर्शक है। क्लाउन एक छोटी सी मछली होती है, तो वो मछली जो होती है वो बच्चों इन दंशक स्पर्शकों के बीच में जाके बैठ जाती है, ऐसे मान लो छिप जाती है। अब उस क्लाउन मछली के पीछे कोई शिकारी पड़ा हुआ है, तो उन दंशक स्पर्शकों की वजह से वो शिकारी उसके पास नहीं जाएगा। तो क्लाउन मछली को क्या मिल गई? सुरक्षा मिल गई, फायदा हो गया। लेकिन समुद्री एनीमोन को कोई फायदा हो रहा हो या कोई नुकसान हो रहा हो, ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो ये बच्चों अगले प्रकार की पारस्परिक क्रिया कंप्लीट होती है कॉमनसेलिज्म या सहभोजिता। अब अपन देखते हैं म्यूचुअलिज्म या सहोपकारिता, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअलिज्म, सहोपकारिता। अब सबसे पहले तो बच्चों सहोपकारिता को समझो। सहोपकारिता में पारस्परिक क्रिया करने वाली दोनों ही जातियों को क्या होता है? लाभ होता है। और सहोपकारिता को अपन परिभाषित कर सकते हैं परस्पर लाभकारी अविकल्पी संबंध। परस्पर लाभकारी अविकल्पी संबंध मतलब ये जो संबंध होता है ये ओब्लिगेटरी प्रकार का होता है। संबंध कैसा होता है? ओब्लिगेटरी प्रकार का, मतलब पारस्परिक क्रिया करने वाली। कौन सी प्रकार की पारस्परिक क्रिया? सहोपकारिता प्रकार की। पारस्परिक क्रिया करने वाली जातियां एक दूसरे से अलग अलग रहकर अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकती है। ठीक है, तो बेस्ट डेफिनेशन जो है सहोपकारिता की वो क्या हो जाएगी बच्चों? परस्पर लाभकारी अविकल्पी संबंध। एक दूसरे को फायदा जरूर पहुंचा रहे हैं लेकिन अलग अलग रहकर जीवन यापन या जीवन चक्र कंप्लीट करने का विकल्प उनके पास में नहीं। ये तो बात हो गई सहोपकारिता होती क्या है। अब बच्चों एग्जाम्पल अगर अपन देखें सहोपकारिता के, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अपन बता सकते हैं लाइकेन। लाइकेन में शैवालीय घटक है और लाइकेन में कवकीय घटक है। अब ये दोनों मिलकर या ये दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। जो कवकीय घटक है वो कवकीय घटक ऐसे मान लो शैवाल को रहने की जगह प्रोवाइड करवाता है, जनन में भागीदारी निभाता है, जल खनिज वगैरह का अवशोषण करता है, लेकिन अप्रकाश संश्लेषी होता है, भोजन नहीं बना सकता। तो शैवालीय घटक होता है वो बदले में भोजन प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, और देखो दूसरा एग्जाम्पल अपन देखें, उच्च पादपों की जड़ों व कवकों का संबंध। पढ़ा होगा बच्चों आपने माइकोराइजा या कवक मूल। अभी जैसे पाइनस है अभी जैसे पाइनस है तो पाइनस के अंदर क्या पाई जाती है बच्चों? कवक मूल पाई जाती है। अब कवक सहजीवी रूप में रह रहा है उच्च पादपों की जड़ों में, तो वो कवक क्या करता है? ऐसे मान लो मिट्टी में से जल खनिज वगैरह का अवशोषण कर लेता है, बीजों के प्रकीर्णन वगैरह में उगने में उनमें मान लो वो सहायता जैसे कर देगा। ठीक है, कोई सोइल बोर्न कोई डिजीज होती है उनसे वो बचा लेगा पादप को, बदले में वो पादप से पोषण प्राप्त कर लेता है। और देखो एग्जाम्पल, लेग्यूम पादप व राइजोबियम का संबंध।
लेग्यूम जो पादप है फलीदार पादप हैं, और नाइट्रोजन स्तरीकारी जीवाणु राइजोबियम, इनके बीच की जो पारस्परिक क्रिया है वो भी बच्चों किस प्रकार की है? म्यूचुअलिज्म प्रकार की है। क्लियर? ये तो चलो कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हो गए। अब आपको समझना है बहुत ही महत्वपूर्ण, सहोपकारिता के अत्यंत रोचक व लुभावने उदाहरण पादप प्राणी संबंधों में देखने को मिलते हैं। एक दूसरे को फायदा पहुंचाना, एक दूसरे के बिना रहने का विकल्प मौजूद ना होना, ये चीज़ें बच्चों प्लांट एनिमल के बीच में रिलेशनशिप में देखने को मिलती है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अंजीर व बर। ठीक है, ध्यान दो बच्चों, अंजीर की एक निश्चित प्रजाति में परागण निश्चित प्रजाति की मादा बर के द्वारा ही हो सकता है। ठीक है, अब आप जानते हो बच्चों, अंजीर जो होता है, अंजीर का पादप, अंजीर के पादप में हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम, कैसा पुष्पक्रम पाया जाता है? हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है अंजीर में। अब जो बर है, एक विशेष प्रजाति की मादा बर है, वो अपने अंडों को रखने के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश कर रही होती है, और उस तलाश के दौरान जो अंजीर के पादप का पुष्पक्रम है या हाइपेंथोडियम, उसके अंदर वो क्या हो जाती है? एंटर हो जाती है, अपने अंडों को वो उसके अंडाशय के कोष्ठकों में रख देती है। अब इस प्रक्रिया के दौरान अंजीर के पुष्पों में क्या संपन्न हो जाता है? परागण संपन्न हो जाता है, और बदले में उस बर के जो अंडे होते हैं उनसे लार्वा विकसित होंगे या वो वयस्क बनेंगे, तो बच्चों वो बीजाणु, अपरिपक्व बीजों से, बीजांडों वगैरह से वो पोषण प्राप्त करते रहते। तो दोनों ने एक दूसरे को फायदा पहुंचा दिया, दोनों का काम एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता। और देखो बच्चों, सहोपकारिता में पादप प्राणी संबंधों का एक उदाहरण अपनी बुक के अंदर और दिया हुआ है, और वो एग्जाम्पल है बच्चों ऑर्किड व मक्खी। ऑर्किड व मक्खी, ऑर्किड के जो पादप होते हैं, ऑर्किड के पादप में बच्चों गुंज मक्षिकाओं, बम्बल बीज व मक्षिकाओं के द्वारा क्या करवाया जाता है? परागण करवाया जाता है। अब ये बच्चों आपने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ रखा भी होगा कि जो परागणकारी है, जो बेसिकली कीट होते हैं, परागणकारी कीटों को रिवार्ड के तौर पर, पुरस्कार के तौर पर, जैसे मकरंद है, परागकण है, अंडे रखने के लिए सुरक्षित स्थान है, ये चीजें बच्चों पुष्पों के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। लेकिन कुछ परागणकारी ऐसे भी होते हैं या कुछ कीट ऐसे भी होते हैं जो पादप उत्पादों को या पुरस्कारों को तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बदले में परागण नहीं करवाते। उनको कहते हैं परागदस्यु। उनको क्या कहते हैं? परागदस्यु। तो बच्चों ये ऑर्किड और मक्षिकाओं के केस में एक उदाहरण दिया है ऑफ्रिस। ऑफ्रिस नाम का जो पादप है ये भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन ऑर्किड है। ऑफ्रिस भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन ऑर्किड है, और ये ऑफ्रिस बच्चों सहारा लेता है छद्म मैथुन का, शूडो कॉपुलेशन, शूडो कॉपुलेशन का सहारा लेता है ये ऑर्किड पादप ऑफ्रिस। किस काम के लिए? परागण के लिए।
अब बच्चों इस पादप की भाई जो कीट इसमें परागण करवाएगा, तो ये इस ऑफरिस पादप की जो पंखुड़ियां होती है, पुष्प की पंखुड़ियां होती है, उनकी बनावट है, उनका आकार, रंग, डिजाइन, ये सब मान लो जो मक्खी इनमें परागण करवाती है उसकी मादा के जैसी डिजाइन, रंग, कलर, बनावट होती है इस ऑफरिस के फूलों की पंखुड़ियों की। तो बच्चों वो नर मक्खी ऑफरिस के फूलों की पंखुड़ियों को मादा मक्खी समझकर और उसके साथ में, उन पंखुड़ियों के साथ में वो क्या करती है, छद्म मैथुन करती है और इस प्रक्रिया के दौरान अपने पराग कणों को उस पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरा देती है और क्या संपन्न हो जाता है, परागण संपन्न हो जाता है। तो ये बच्चों दो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल अपनी बुक के अंदर दिए हुए, किनके, पादप प्राणी संबंधों के। किस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, म्यूचुअलिज्म या सहोपकारिता को एक्सप्लेन करने के लिए। क्लियर। तो यहां पर बच्चों पांचवें प्रकार की जो पारस्परिक क्रिया है म्यूचुअलिज्म वो कंप्लीट होती है। वापस से एक बार नाम सुन लो। सबसे पहले अपन ने पढ़ा परभक्षण, उसके बाद में अपन ने पढ़ी परजीविता, स्पर्धा, उसके बाद में परजीविता, सहभोजिता और लास्ट में बच्चों सहोपकारिता। एनसीईआरटी के जितने भी उदाहरण थे मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। एक दो पारस्परिक क्रियाएं और हैं जो एक्स्ट्रा हैं किंतु महत्वपूर्ण हैं, उन पर चर्चा अपन और कर लेते हैं। देखो बच्चों, एक संबंध में आपको और बताता हूं, प्रोटो कोऑपरेशन या प्राक सहयोगिता। बच्चों जो प्रोटो कोऑपरेशन होता है, इस प्रोटो कोऑपरेशन में भी पारस्परिक क्रिया करने वाली जातियों को, दोनों को ही क्या होता है, लाभ होता है। अब अपना प्रश्न यह है कि साहब सहोपकारिता में भी दोनों को लाभ हो रहा है और प्रोटो कोऑपरेशन में भी दोनों को लाभ हो रहा है, तो बच्चों दोनों में अंतर क्या है। तो प्रोटो कोऑपरेशन जो है ये परस्पर लाभकारी विकल्पी संबंध है, परस्पर लाभकारी विकल्पी संबंध है, मतलब फैकल्टेटिव टाइप का, या ऐसे मान लो ऑप्शनल प्रकार का है, विकल्प के तौर पे। अर्थात दोनों जातियां अलग अलग रहकर, दोनों जातियां अलग अलग रहकर जीवन चक्र पूर्ण कर सकती है। तो बच्चों एक स्टेटमेंट में, एक लाइन में अगर अपने को एक्सप्लेन करना हो प्रोटो कोऑपरेशन और सहोपकारिता या म्यूचुअलिज्म को, तो सहोपकारिता के केस में तो अपन क्या कहेंगे, परस्पर लाभकारी अविकल्पी संबंध। वहां पर दोनों के पास अलग अलग रहने का विकल्प मौजूद नहीं है। और जब बात आएगी प्रोटो कोऑपरेशन की तो यहां पर क्या कहेंगे, परस्पर लाभकारी विकल्पी संबंध, दोनों अलग अलग रहकर भी अपना काम चला सकते हैं। क्लियर। अब एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं। देखो बच्चों, जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आप इसमें देखो, मगरमच्छ व मगरमच्छ पक्षी टिटेरी, मगरमच्छ व मगरमच्छ पक्षी टिटेरी के बीच पारस्परिक क्रिया।
अब देखो बच्चों क्या होता है, जो मगरमच्छ होता है, ये जो टिटेरी पक्षी है ना, मगरमच्छ पक्षी जिसको बोल रहे हैं क्रोकोडाइल बर्ड, ये क्रोकोडाइल बर्ड क्या करता है बच्चों, क्रोकोडाइल के मुंह में जाके और भोजन प्राप्त करता है। तो होता क्या है, क्रोकोडाइल अपना मुंह खोल देता है और क्रोकोडाइल के दांतों के बीच में, ऐसे मान लो मसूड़ों में दांतों के बीच में फंसी हुई रहती है जोंक, लीच, वो उस क्रोकोडाइल का खून चूसती है। तो वो क्रोकोडाइल जो बर्ड है, मगरमच्छ पक्षी टिटेरी, वो क्या करता है, उस मगरमच्छ के निचले जबड़े पर जाकर बैठ जाता है और उसके दांतों के बीच में से उस लीच को, जोंक को वो निकाल लेता है। अब वो पक्षी जोंक का भक्षण कर लेता है भोजन के रूप में, उसको पक्षी को फायदा हो गया। अब बदले में मगरमच्छ को क्या फायदा हुआ, तो मगरमच्छ का वो रक्त चूस रही थी लीच या जोंक, तो वो रक्त चूसने से उस मगरमच्छ को क्या मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। तो दोनों ने एक दूसरे को फायदा पहुंचा दिया और दोनों के पास में बच्चों अलग अलग रहने का विकल्प भी मौजूद है। ऐसे ही देखो, समुद्री एनीमोन व हर्मिट क्रैब, साधु केकड़ा, सी एनीमोन और जो हर्मिट क्रैब होता है, इनके बीच का संबंध भी कौन सा है, प्रोटो कोऑपरेशन। अब इसमें क्या होता है, अपन ने पीछे ही पढ़ लिया, सी एनीमोन में मिलते हैं दंशक स्पर्शक हैं, और दंशक स्पर्शक की वजह से सुरक्षा मिल जाएगी किसको, हर्मिट क्रैब को। हर्मिट क्रैब बच जाएगा शिकारियों से हैं, और बदले में जो सी एनीमोन होता है, वो सी एनीमोन मान लो इसके खोल के ऊपर रहता है, वो केकड़ा जैसे चलेगा तो वो सी एनीमोन भी मूव कर जाएगा। केकड़े का बचा कुचा जो भोजन है, वो बचा कुचा भोजन किसको मिल जाएगा, समुद्री एनीमोन को। तो समुद्री एनीमोन के होने की वजह से हर्मिट क्रैब को क्या मिल गई, सुरक्षा मिल गई, और साथ साथ हर्मिट क्रैब की वजह से समुद्री एनीमोन का मूवमेंट भी हो जाएगा, और मूवमेंट के साथ साथ बच्चों उसको बचा कुचा भोजन भी मिल जाएगा। ऐसे ही गैंडे और ऑक्स पिकर की अपन बात करें हैं, ऑक्स पिकर जैसे होते हैं, पीली चोंच वाला या लाल चोंच वाला जो ऑक्स पिकर होता है, वो गैंडे के ऊपर बैठ के और अपनी चोंच की सहायता से ऐसे चिंचड़ियों, कीड़ों वगैरह को, रक्त चूसने वालों को, उनको वो खा जाता है। समझ में आ रही बात। तो उस पक्षी को तो, लाल चोंच वाले पीले चोंच वाले पक्षी को तो क्या हो गया, फायदा हो गया, बदले में गैंडे को भी फायदा हो गया। दोनों एक दूसरे से वो अलग अलग रह सकते। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे बच्चों किसके, प्रोटो कोऑपरेशन के। लास्ट देखो, अंतरजातीय परजीविता, या इसको एमन्सेलिज्म भी कहते हैं। अंतरजातीय परजीविता या एमन्सेलिज्म, ध्यान से समझेंगे बच्चों। जैसे सहभोजिता में क्या हो रहा था, एक जाति को फायदा, दूसरी को ना नुकसान ना फायदा, वैसे ही बच्चों जो एमन्सेलिज्म है, उस एमन्सेलिज्म में एक को तो होता है नुकसान और दूसरे को ना फायदा और ना ही नुकसान। ठीक है, जैसे अभी अपन उदाहरण देखें, कई सूक्ष्म जीव होते हैं वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं। अब उन एंटीबायोटिक की वजह से दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि मंद हो जाती है, वृद्धि रुक जाती है, या मान लो दूसरे सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो दूसरे सूक्ष्म जीवों को क्या हो गया, नुकसान हो गया, लेकिन जिसने वो प्रतिजैविक बनाया, उस प्रतिजैविक बनाने वाले सूक्ष्म जीव को तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। अभी जैसे मान लो पेनिसिलियम कवक की अपन बात करें, तो पेनिसिलियम कवक के द्वारा बनाई जाती है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। अब उस पेनिसिलिन की वजह से दूसरे सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया वगैरह वो तो नष्ट हो जाएंगे, तो उनको तो क्या हो गया, नुकसान हो गया, लेकिन पेनिसिलिन को ना, पेनिसिलियम कवक को ना तो कोई फायदा हुआ और ना ही कोई नुकसान हुआ। तो ये इस प्रकार की जो पारस्परिक क्रिया है वो बच्चों किस कैटेगरी में चली जाएगी, एमन्सेलिज्म की कैटेगरी में। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हानिकारक।
एक जाति को, एक पारस्परिक क्रिया करने वाली जाति को तो नुकसान हो गया और दूसरी बच्चों क्या हो जाएगी, उदासीन। क्लियर? एग्जाम्पल मैंने आपको समझा ही दिया है। तो इस प्रकार से आपकी जो इकोलॉजी वाली यूनिट थी, उस इकोलॉजी वाली यूनिट का चैप्टर नंबर 1 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये बच्चों कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, उस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन जो नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम या पारितंत्र, वो स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।